जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोरकेटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग विजन आईएएस के जो करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स आती है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश किए जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और जाएंगे। ओके, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि अभी हम लोग जो है ये दिसंबर 2023 का मंथली मैगजीन्स है। ओके, मंथ का हम लोग करंट अफेयर्स अभी देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है आज जो है ना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग पॉलिटी को देख चुके हैं, पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो पॉलिटी में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को कवर किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी तक पिछले आर्टिकल्स को कवर नहीं किए हैं उसको जरूर कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे भी पूछे जाएंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही कवर करवाए हैं, ऐसे मतलब कोई भी बाकी जो नहीं है उसको मैं कम ही ध्यान दिया है ना। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर कराने की कोशिश की जा रही है। ये अभी सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस इसको देखने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो आज के आर्टिकल, पहला आर्टिकल कहा जाता है भारत खाड़ी सहयोग परिषद, भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी संबंध। इसके बारे में हम लोग को एक आर्टिकल आए हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जीसीसी मतलब कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म उसका हिंदी होता है खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी। इसके बारे में भी जानेंगे आखिर होता क्या है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, प्री में पूछे जाएंगे, मेंस में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके आखिर सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है ना। आखिर देखिए जो भी आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और इसको लागू करने पे क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती है या क्या फायदे देखने को मिल सकती है। इसमें आगे उसके बाद है इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, इनमें क्या क्या होने वाली है। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग डिस्कशन करते हैं और आज के सेशन में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुर्खियों में क्यों है, आखिर चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है ये विदेश मामलों की संसदीय अस्थायी समिति ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के सदस्य देशों के कैद भारतीय नागरिकों को कानून से सहायता प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई है। देखिए ये आप सबसे पहली बात ये समझिए, आप सबसे पहले ये जानिए जीसीसी। ठीक है, जीसीसी अगर समझते हैं उसके बाद ही आप इस सुर्खियों में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। देखिए जीसीसी एक जो है ना एक संगठन है ना, संगठन है जिसमें कुछ देश आते हैं। जैसे कि जीसीसी का फुल फॉर्म होता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये आपको भी ध्यान रखना है। ओके, इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो इसमें जो है ना देखिए जीसीसी जो है ना उसमें जितने भी देश हैं उसके अंतर्गत भारत के कुछ ऐसे मजदूर हैं, ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो वहाँ पे हैं, है ना, वहाँ पे जैसे मजदूरी करते हैं, निवास करते हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है, उनको कानूनी तरीके से कानूनी सहायता चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने जीसीसी से के सदस्यों के साथ समझौता किया है कि उसकी सहायता की जाए, उससे सिफारिश की है कि उसके साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना किया जाए, कानूनी सहायता दी जाए। इसलिए सुर्खियों में तो जीसीसी सदस्य कौन कौन से इसको देखिए, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही से पूरा तरीके से देखे। देखिए ये जितने भी देश दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे देश हैं। ओके, देखिए आप मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया। कितना देश हो गया, ये आपका 6 देश होगा। देखिए 1 2 3 4 5 और ओमान तो यहाँ 2 बार कर दिया ना, ये ओमान 2 बार कर दिए, इसे 6। ओके, तो इसमें टोटल 6 देश हैं। कौन कौन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और उसके बाद यूएई। ओके, ये सब देश ऐसे हैं जो जीसीसी के अंतर्गत आते हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ये जो है ना समुद्री इलाका के देश हैं। ओके, ये जो है ना खाड़ी देश हैं, खाड़ी के समूह में देश है। इसमें देखिए इसके बारे में यहाँ पे जीसीसी प्रस्तुत खाड़ी जो है ना इस क्षेत्र के 6 देशों का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। जितने भी देश बताए मैंने, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, ये बहरीन, ये तमाम देश जो है ना 6 के 6 देश है, ये जीसीसी के सदस्य हैं। और ये सारे के सारे देश जो है ना देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जीसीसी, है ना। एक संगठन होता है जैसे अपना ही देश का बहुत सारे सार्क हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जैसे बहुत सारे देश मिलकर जो है उस संगठन का चलाते हैं, उसके अंतर्गत रूल्स है, नियम है। उसी प्रकार इन तमाम देशों में भी जो एक संगठन है उसी को हम लोग जीसीसी कहते हैं। उसी के साथ भारत सरकार ने क्या किया है, एक साझेदारी किया है, समझौता किया है, सिफारिश किया है, यानी कि कानूनी सहायता देने के लिए सिफारिश किया गया है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये है आपका जीसीसी। जीसीसी में कितने देश आते हैं, 6। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ,
क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, ये तमाम 6 देशों के देश जो है ना, ये जीसीसी के अंतर्गत आते हैं। और इसकी स्थापना की बात कहें तो ये 1981 ईस्वी में स्थापना हुई थी रियाद में, ठीक है। ये सऊदी अरब में ही की गई थी, सऊदी अरब में इसकी स्थापना की गई थी 1981 ईस्वी में। ओके, और इसके बाद देखिए इसमें इस संगठन की आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी। इसके संगठन की आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ दिया गया है, ईरान और इराक इसके सदस्य नहीं हैं। आपको सिर्फ ये 6 देश का नाम याद रखना है जितने मैंने बताया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, यही 6 देश हैं। इसके अलावा अगर कोई भी देश का नाम आ जाए तो उसको आपको ढूंढने में आसान हो जाएगा, या ईरान हो या इराक हो या कोई भी रहे, कुछ भी रहे, क्या दिक्कत है ना। इसलिए 6 को 6 आप ध्यान रखना है बस। ओके, इसमें ईरान ना आए या इराक ना आए, कोई दिक्कत ना है। ओके, तो बस नहीं, मतलब ईरान और इराक इसलिए ये दर्शाया गया क्योंकि इसके समीप ही है वो, है ना, इसी समूह के आसपास ही है, तो इसलिए वो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसमें दर्शाया गया। लेकिन आप 6 के नाम याद रखते हैं तो आपको बाकी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे आप समझ चुके होंगे, इसमें जो है क्या हुआ है, भारतीय नागरिकों के जो है ना समूह की सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार ने सिफारिश की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब इसमें क्या हो रही है। वर्तमान समय में 8,000 से अधिक भारतीय विदेशी जेलों में कैद हैं। इनमें से विचाराधीन कैदियों सहित 4600 से अधिक खाड़ी देशों में की जेलों में बंद है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जो भी प्रेजेंट टाइम में 8,000 से ज़्यादा ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों जेलों में कैद हैं, यानी विदेश के जेलों में कैद हैं। जैसे आप कतर ले लो, बहरीन ले लो, या आप मतलब कोई भी देश के ले लो, विदेशों में। ये जरूरी नहीं कि सीजीसी है ना, जीसीसी के बारे में ही नहीं, ये पूरा देश के बारे में बताया। अगर सीजीसी मतलब ये आपका अगर बोले जाए 4600 से अधिक जो खाड़ी देशों से जेलों में हैं, मतलब अगर देखिए टोटल 8,000 नागरिक जो है वो विदेशों के जेलों में कैद हैं, और उनमें से जो है ना 4600 से अधिक मतलब 50% से भी ज़्यादा जो है ना वो खाड़ी देशों के जेलों में है। खाड़ी देश बोले तो इन तमाम देशों में जो इस प्रकार के देश आते हैं, वैसे देशों में कैदी के रूप में ये अभी हैं। तो 50% से भी ज़्यादा, तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कितनी अहम भूमिका, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है ना, चर्चा में इसलिए है। ओके, तो इसके बारे में आप देखते हैं। कहा जाता है हाल ही में कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। मैंने एक इसका जो है ना क्लिप, जब ये अपडेट आया था टेलीग्राम चैनल पे, मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था जब इसके बारे में न्यूज में आया था, है ना। कतर में क्या हुआ, एक नया मतलब अदालत में ये 8 लोगों को, 8 भारतीय नौसेना को क्या क्या उसको मृत्युदंड दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो है ना क्या करता था, उसमें जो है ना ये दोषी ठहराया गया कि वो इजराइल से जो है ना जासूसी कर रहा है, इजराइल से जो है ना कतर के लिए जासूसी कर रहा है। तो इसी के कारण से जो है ना भारतीय 8 नौसेना को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे कहा जाता है विदेश में भारत के कानूनी सहायता मिशन के बारे में। अब विदेश में जो है ना भारत के क्या क्या कानून के मिशन की सहायता के बारे में हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। कहा जाता है भारतीय कानून सहायता मिशन के तहत कानूनी खर्च वहन करने में असमर्थ संकटग्रस्त भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह की प्रारंभिक कानूनी सहायता में निम्नलिखित शामिल है। देखिए, प्रारंभिक शुरुआती तौर पे जितनी भी कानूनी सहायता है इसमें क्या क्या शामिल हो सकती है उनके बारे में बताया जा रहा है। पहला कहा जाता है मुकदमा दायर करने या लड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये चीजें आपके शामिल हैं। अगर विदेश के साथ जो है ना भारत की कानूनी सहायता क्या मिशन होगी, आखिर मिशन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, रूल्स होना चाहिए, तो उसी में से मुकदमा दायर करना होना, या भाषा से जुड़ी समस्या के लिए अनुवाद संबंधी विवाद को सुविधाएं प्रदान करना, या आपका भारतीय मिशन उन सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों का सुझाव कर दे सकता है जो मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में सहायता या परामर्श करने देते हो। ये सब चीजें आपके विदेश के भारत में जो कानूनी सहायता मिशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपका होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से ICAWF का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जाता है। देखिए, IF वकीलों की फीस का भुगतान, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, इसी को हम लोग ICAWF यानी कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के से किया जाता है। यानी कि वकीलों की जो फीस होती है जो विदेशों में, जैसे आप मान के चलो विदेशों की अदालत में जो होती है उसमें अब वहाँ का भी तो वकील होता है, अब वहाँ का तो वकील ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग फीस देते हैं। फीस किस तरह से अनुसार देते हैं, वो होता है भारतीय समुदाय कल्याण कोष के माध्यम से हम लोग उसको दिया जाता है। यानी कि भारतीय समुदाय कल्याण कोष, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर
फंड, ठीक है, से दिया जाता है। वो किस प्रकार दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए ICWF का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जाता है। आखिर इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, भारतीय समुदाय कल्याण कोष का, इसके बारे में भी समझते हैं। कहा जाता है कानूनी सहायता के लिए, उसके बाद भोजन और आवास सहायता के लिए, और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए, या फंसे हुए भारतीयों को हवाई वाहनों के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकालना, या आपका भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर का परिवहन, या आपका प्रभावी भारतीय या विदेशी नागरिकों द्वारा परितर भारतीय महिलाओं की कानूनी या वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना। मान के चलो अभी देश विदेश में जैसे ये घटनाएं सुनने को मिल रही है, 8000 से ज़्यादा लोग जो है विदेशी कैदों में जेलों में कैद हैं। मतलब इसी प्रकार अभी देखो, जैसे अभी मतलब भूकंप आ रहा विदेशों में, है ना, भूकंप आया तो वहाँ जो भारत के लोग हैं तो उसके लिए क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा मिशन चलाए जाते हैं। मिशन चलाए जो जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको किस तरह से लाएंगे, वो सब चीज़ें किस तरह से होगी, तो उसी प्रकार हम लोग ये समझ सकते हैं भारतीय समुदाय कल्याण कोष के माध्यम से उसको अपने देश में लाने की कोशिश किया जा रहा है। आपका उसका जो कानूनी सहायता, जो कि वहाँ के कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप मान के चलो अभी हम लोग विदेश गए हैं, है ना, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार वो थोड़ी सी छूट दी जाए। जैसे अपना संविधान में भी है ना, विदेशी आके यहाँ पे अच्छा से रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं अनुमति के साथ, है ना। तो उसी प्रकार विदेशों में भी अपने देश के लिए भी कानूनी सहायता मिलेगी, कि आपके लिए भी कानूनी सहायता दी जाएगी। उसके बाद भोजन और आवास की सुविधाएं दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको विदेशों के मामले में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी ICWF का इस्तेमाल, ओके। उसके बाद देखिए भारत खाड़ी, कहा जाता है भारत खाड़ी परिषद GCC संबंध में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC संबंध, ये यही तो आर्टिकल है, इसी के बारे में हम लोग अब इसको समझते हैं पूरा। हाँ, तो कहा जाता है भू सामरिक यानी GCC के सदस्य देशों की महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारी मार्गों से निकटता तथा आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में उसकी भूमिका के कारण देश का भारत के साथ सामरिकता हितों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब के देखिए ये देश जितने भी सदस्य देश हैं इसमें महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का निकटता होना, है ना। उसके बाद जो आतंकवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, इससे निपटने के लिए भूमिका की जो कारण होती है, आप मान के चलो जैसे ये संगठन है ना। संगठन होता क्या है, संगठन मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के साथ व्यापार करना, एक दूसरे की मतलब मदद करना, ये तमाम चीज़ों का होता है ना। जैसे आप आतंकवाद ही आ जाएगा कोई एक देश में, आप हम लोग संगठन के रूप में हैं, तो जैसे इस देश का संगठन है, कोई यहाँ से आके आक्रमण कर दिया तो इसमें जितने भी पड़ोसी देश है वो संगठन बना हुआ, ये इसका सहायता करने वाले हैं। जब इसको जरूरी पड़े तो वो सहायता करेंगे। उसी प्रकार इसमें भी आप समझ सकते हैं कि आपका GCC जो है ना, ये जितने भी इसके आसपास के समुद्री मतलब कि देश हैं, इसमें जो भूमिकाएं हैं उसको सहायता की जाएगी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद आपका प्रवासी नागरिक, प्रवासी नागरिक में कहा जाता है कि प्रवासी भारतीयों की सर्वाधिक आबादी खाड़ी देशों में रहती है, यानी कि भारत की जो प्रवासी सर्वाधिक जो है ना लगभग खाड़ी देशों में होती है। अभी क्या मैंने बताया था शुरुआत में, वर्तमान समय में 8000 से अधिक जो है ना विदेशी कैदों में मतलब कि जेलों में कैद है। उसमें से 4600 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नागरिक हैं जो क्या है खाड़ी देशों में, मतलब कि खाड़ी देशों के जो है ना कैदियों में जेलों में कैद हैं। तो उसी प्रकार ये भी कहा जाता है प्रवासी नागरिक जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये आपका खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा है। खाड़ी देश बोले तो यही कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, UAE, ओमान। अब देखिए आपके गांव में भी, आपके मोहल्ले में भी आप जरूर किसी का ना किसी सुने होंगे कि अरे सऊदी अरब में जाके काम कर रहा है, कुवैत में काम कर रहा है ना। ये आप जरूर सुने होंगे, कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा आपके आसपास में, है ना। ध्यानपूर्वक सुनो, वो जरूर होंगे। तो वो होता क्या, वो नागरिक वहां जाके कोई ना कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, रहते हैं। इसी प्रकार वो सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे है, आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि भारतीय प्रवासी नागरिक जो है ना सबसे सर्वाधिक कहाँ पे रहती है। तो आपके ऑप्शन में खाड़ी देशों में रहेंगे, ये आपके ऑप्शन रहेंगे, आपके सही जवाब रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला कहा जाता है आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। ये जो ना आर्थिक बोले तो लेन देन यानी कि किस तरह से कौन से देशों के साथ करते हैं। GCC वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संगठन है, यानी कि अभी GCC बोले तो अभी GCC में कितने देश हैं, 6 देश, अभी बताया ना मैंने, ध्यान रखना भाई। तो वो 6 के देश जो ना वर्तमान समय में क्या है, भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार संगठन यही है GCC के देश में। कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, UAE हो गया, इन तमाम देशों के साथ जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संगठन है। ये हमें ध्यान रखना है कि आपका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संगठन किसके साथ है, तो आपके GCC संगठन के साथ है, ठीक है। उसका भारत के कुल व्यापार का लगभग
साढ़े 16.67%, यानी कि छठा भाग जीसीसी देशों के साथ है। देखिए कितना भूमिका है। मात्र यही जो है ना जीसीसी देश के साथ जो है ना 16.67% इसके साथ वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। समझ सकते हैं आप सभी। उसका संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, यानी ये भी अभी ध्यान रखना है। भारत के साथ तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई है ना। अभी रिसेंटली आप यूएई में सुने होंगे, वहाँ मंदिर बनाया गया है ना, तो वही देश। उसके बाद कहता है जबकि सऊदी अरब चौथे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात है, उसके चौथे स्थान पे अरब है। ये दोनों देश किसके अंतर्गत है? ये जीसीसी के अंतर्गत है कि नहीं है? तो वही बात है, इसीलिए ये आम भूमिका निभाए। तीसरा और चौथा सिर्फ एक संगठन से आ गया तो उसकी जो कितनी भूमिका आ जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसका कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण कहा जाता है भारत अपने तेल आयात का लगभग 35% और गैस का आयात लगभग 70% हिस्सा जीसीसी देशों से ही खरीदता है। यार सब कुछ तो वहीं से है ना। क्या कहता है ऊर्जा का जितने भी, जैसे तेल आयात कहाँ से करता है? लगभग 35%, 100 में से 35% सिर्फ जीसीसी देशों से कराता है। उसके बाद गैस का आयात जो है 70% सिर्फ जीसीसी देशों से करता है। इसलिए इसमें इसका भागीदारी समुद्री मतलब खाड़ी देशों के साथ काफी ज्यादा है ना। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कहा जाता है रक्षा के बारे में कहा जाता है भारत ने जीसीसी देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय समझौते किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कतर के साथ रक्षा समझौता किया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, उसके बाद ओमान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने से संबंधित समझौता किया गया है। मतलब जीसीसी देशों के साथ भारतीय सरकार ने क्या किया है, अच्छे खासे रक्षा के तौर पर उसके साथ अच्छे संबंध बना के रखे हैं, है ना। उसके बाद कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन। आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रूप को जीसीसी देशों ने स्वीकार किया है और संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और बहरीन ने सुधारों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। मतलब आप देख रहे होंगे ना, भारत में जिस तरह से आतंकवाद का हमला मुंह तोड़ जवाब से दिया, तो उसी प्रकार जीसीसी देशों ने भारत के इस पहलवानी मतलब इस तरक्की ताकतवर के रूप में देखकर उसके साथ समझौता किया हुआ है। ये अस्थायी सदस्यता के साथ दावे के साथ एक दूसरे के साथ समर्थन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अंतरिक्ष में भारत द्वारा सऊदी अरब, ओमान और अन्य जीसीसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सहयोग किया जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली इसरो ने क्या किया है, इसरो ने पीएसएलवी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनो सैटेलाइट यानी कि नाइप, ये ध्यान रखना है, नाइप 1 लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट पर्यावरण अंतरिक्ष संबंधी डेटा का एकत्र करेगा। मतलब ये किस देश के साथ? पीएसएलवी द्वारा जो है ना, ये नाभिक फर्स्ट किस देश के साथ इसमें जो मिलके नैनो सैटेलाइट की मतलब लॉन्च किया था? संयुक्त अरब अमीरात। ओके, ये किसकी जानकारी देता है? हमें पर्यावरण अंतरिक्ष संबंधी डेटा के बारे में हम लोग को जानकारी देता है। तो इस प्रकार देखिए क्या क्या है आपका खाड़ी देशों के साथ, चाहे आपका आर्थिक स्थिति हो, रक्षा की दृष्टि से हो या ऊर्जा की दृष्टि से हो या आपका व्यापारिक दृष्टि से हो या आंतरिक दृष्टि से, कितनी मतलब कि अच्छे साझेदारी किया हुआ है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है इसकी क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां भी तो देखना होगा भाई, सिर्फ काम नहीं करने से होगा ना। चुनौतियां देखिए, चुनौतियां में कहता है क्षेत्रीय संकट। क्षेत्रीय संकट होता है इस क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और संघर्ष जैसे मुद्दे विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए देखिए ईरान सऊदी अरब प्रतिद्वंदिता, हाल ही में इसमें सुधार हुआ है। यमन गृह युद्ध, सीरिया गृह युद्ध आदि इन मुद्दों के कारण उत्पन्न अस्थिरता का भारत के हितों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा अस्थिरता के लिए इस क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। जिस तरह से उसके आसपास के देशों में ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब तो उसके आसपास के देश है। किसके आसपास के देश हैं? जीसीसी के देश के आसपास हैं। वहाँ पे अगर किसी प्रकार का असर होगा, असर होने के बावजूद इसके दोस्ती यारी में भी असर तो पड़ेगा ना माई दोस्त, है ना मेरे दोस्त। तो इसी तरह इसमें भी एक क्षेत्रीय संगठन का एक महत्वपूर्ण चुनौतियां हो जाएगी। उसके बाद आपका रहेगा भू राजनीतिक बाधाएं। भू राजनीतिक बाधाएं में ही आपका इसमें चुनौतियां रहेगी। जैसे कहा था पश्चिम एशियाई देशों के साथ पाकिस्तान के मजबूत रणनीतिक संबंध है। ऐसा मुख्यतः उसकी इस्लामिक पहचान और सैन्य संबंधों से प्रेरित है। इससे पाकिस्तान को इस क्षेत्र में भारत की तुलना में एक अनुकूल राजनीतिक का अवसर प्राप्त हो सकता है। मतलब ये पश्चिम एशिया के जो पश्चिमी देश हैं उसमें से एक पाकिस्तान क्या है, उनके साथ जो काफ़ी मजबूत रणनीति संबंध है। मतलब उनके साथ किस लिए संबंध है? एक तो आपका जाति अपने इस्लामी पहचान के लिए, क्योंकि पश्चिमी देशों में लगभग ज़्यादातर इस्लाम ही है, तो अपने इस्लामिक धर्म के लिए वो अच्छे खासे मतलब कि पकड़ बना लिए हैं कि भाई भाई भाई
आप भी इस्लाम मैं भी इस्लाम, है ना, एकजुटता रहेंगे। तो यही बातें हैं। इसी उसके बाद सैन्य संबंध के साथ उन्होंने मिलजुल कर रह रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान और भारत के बीच अच्छा खासा नहीं बनती है, तो पाकिस्तान पगलेल कुछ भी मतलब जब मन तब क्या क्या करता, कुछ भी कर। तो इस तरह से बहु राजनीतिक बाधाएं भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके चीनी प्रभाव भी मतलब ये आप देखो ना, याद रखने का तरीका देखो, जो बाहर से अभी अनबन चलती है जिससे वो इसमें दुविधाएं देगी, वो चुनौतियां बनेगी। पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, क्षेत्र संगठन हो गया, ये सब चीजें क्या है, इसका एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चुनौती हो जाएगा। वो आर्थिक मुद्दे भी हो जाएगा, जैसे ये सब चुनौती देखने को मिलेगा, तो गैस तेल ये सब चीजों में तो दिक्कत तो आएगा ना। अब मान के चलो आप संगठन में ही दिक्कत आ जाएगा, तो बाकी चीजों में अंतरिक्ष में हो या आर्थिक में हो या ऊर्जा के क्षेत्र में हो या व्यापारिक क्षेत्र में, उन पे भी असर पड़ेगा। तो ये सब चुनौतियां देखने को मिलेगा, इससे ये चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। तो ये हुई हमारी चुनौतियां। ठीक है, उसके बाद आगे की राह मतलब इसके कैलकुलेशंस क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि आर्थिक संबंधों में विविधता का लाना, यानी कि भारत और खाड़ी देशों को अपने संबंधों को तेल व गैस व्यापार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करना चाहिए। मतलब ये देखा जाता है खाड़ी देशों के छात्र केवल तेल और गैसों पे ही या व्यापारों पर ही ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हमें इन तमाम चीज़ों के साथ कि अन्य क्षेत्रों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर भी आगे बढ़ना चाहिए, उस पर भी सहायता करना चाहिए, उससे भी साझेदारी करना चाहिए, है ना। उसके बाद हमारी संबंध जो है ना और मजबूत होगी, हमारी मित्रता और भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्षेत्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना। क्षेत्र सुरक्षा से जितने जैसे अभी आसपास में क्या हो रहा है, ईरान इराक ये सब गृह युद्ध हो जाएगा, है ना। तो वो सब के देशों में अगर किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है तो उसमें भारत की सहायता करना चाहिए, भारत के द्वारा सहायता करनी चाहिए, है ना। तो अगर इससे सहायता करेंगे तो ये भी हमें काफ़ी सहायता करेगी। ओके, तो ये हमें इससे देश का विकास हो जाएगा, थोड़ी सी अगर सहायता करेंगे तो आगे बढ़ेगी। उसके बाद कहा जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क। वहाँ के जीसीसी देशों के साथ हम लोग आपसी संबंध बनाए रखेंगे, भाईचारे की भावनाएं रखेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक हो या मतलब कि किसी भी प्रकार का हो ना, आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही जो पर्यटन होगा उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके बाद जो लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना चाहिए। इससे भारत और खाड़ी देशों के संबंध क्या होगा, मित्रतापूर्ण अच्छा होगा और संबंध मजबूत होंगे। ये तमाम चीजें इसका एक एक कैलकुलेशन ये आगे की रहा है ना। तो यही है आपका जो है ना ये जीसीसी संबंध, भारत के साथ जीसीसी संबंध है, नहीं भारत खाड़ी सहयोग परिषद के साथ यही संबंध है। हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं, इसके इतिहास के बारे में जाने, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या स्थिति है, उसके बाद इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बाद हम लोग इसका आगे की राह क्या हो सकती है, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को एक एक करके डिटेल से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन जो है ना ये आर्टिकल समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और क्लास की रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन कीजिए थोड़ा सा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तो ये अभी भी अच्छा लगेगा, है ना। तो बस आज के सेशन में बस एक ही आर्टिकल को रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के आर्टिकल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और सहायतापूर्ण रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।